हर स्टूडेंट का खाता खोल दिया हुआ है। आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका खाता ना खुला हो किसी भी बैंक में, चाहे वो स्टेट बैंक है, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूको बैंक है, HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है या डाक खाना है, सब बच्चे के खाते खुले हुए हैं। वेरी गुड। अब देखो कितना चेंज आ गया। जब हम स्टूडेंट होते थे आपके लेवल पे, तो हमारे पास जब ऐसा कोई कैंप लगता था या कुछ होता था तो वहाँ ये पूछा जाता था कि किसी बच्चे का खाता है बैंक में। तो उसमें से एक या दो बच्चे होते थे, हाथ खड़ा करते थे, जो बहुत अमीर रिच होते थे। अब देखो कितना चेंज हो चुका है ना चेंज। सब बच्चों के खाते खुले हुए हैं। हम लोगों का खाता तब खुला था जब हम सर्विस में आए थे। सर्विस में आने के बाद जो हमारा एम्प्लॉयर था उसने कहा था कि खाता नंबर बताना पड़ेगा जी, उसमें आपकी सैलरी जमा हो, तब हमने खाता खोला। अगर हम मान लो सर्विस में ना आते, कहीं और जाते, बिजनेस में जाते, तो हमने ऐसे ही चलते रहना था। तो समय काफ़ी निकल जाता है। अब खाता खुलने के बाद हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंसेप्ट लेंगे वो लेंगे सेविंग का, बचत का, संचय। बचत, सेविंग, याद करना, ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं लाइफ में। आप एज ए स्टूडेंट हैं यहाँ पर, तो आपको सेव करना है, संचय करना है, याद करना है। किसको? जो आपकी पढ़ाई है, ज्ञान है, ताकि वो जब ज़रूरत हो वो आपके काम आ सके। ऐसे ही पानी है, वो 24 घंटे नहीं आता। जिस टाइम आता हम क्या करते हैं, चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो, घर हो, या कॉर्पोरेट, म्यूनसिपल कॉर्पोरेट का ऑफिस हो, या सरपंच का ऑफिस हो, जिसमें मतलब टैंकी वगैरह, उसको हम टाइमली भर लेते हैं। फिर जब यूज होती है, नहाना है, कपड़े धोने हैं, कॉलेज में सफाई होनी है, बगीचे को पानी देना है, तो तब वो हमारे एज पर अवर रिक्वायरमेंट हम उसको यूज कर लेते हैं। अगर हम ना कर सकें वो संचय, तो आपको पता ही है, सुबह अगर हमारी पानी में टंकी ना हो तो घर में क्या हालात होता है। पीने को पानी नहीं है, नहाने को नहीं है, होल्ला मच जाता है। फिर आदमी कहता है बाल्टी उठा और वहाँ से लेके आ। जो घर में सबसे कमज़ोर होता है, माँ होती है, वही जाती है, उठा के लेती है, चल इसको मुंह हाथ तो धुला दूँ, ब्रश तो कराना है, रोटी तो बनानी है। हम तो मज़े से अपना बैठे रहते हैं, हमें चिंता नहीं। हो सकता कईयों को हो। और ऐसे ही अनाज है, वो गेहूं की फसल है, कणक है, जीरी है, चावल है, उसका एक मौसम है, उसमें आता है तो हम उसको स्टोर करते हैं, फिर सारा वर्ष खाते हैं। अगर किसी टाइम ना कर पाएँ तो अकाल तक पड़ जाता है, या कोई बीमारी आ जाए, फसल खराब हो जाए। आपने सुना होगा बंगाल में अकाल पड़ा था। अब ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि आपने उसमें से क्या निकाल लेना है। ठीक है जी। अब वो बंगाल का अकाल था, तो उस बंगाल के अकाल जो पड़ा था ना, सुना होगा आपने, कभी सुनी ये बात है? उसके ऊपर एक आदमी के दिमाग में वो आ गया कि ये क्या है। बच्चा था और उस दिन से वो सोचने लग गया और उसके ऊपर वर्क करने लग गया, और उसके बेस पे उसने वेलफेयर इकोनॉमिक्स लिख दी। और उसको पता दुनिया का कौन सा इनाम मिला था, सबसे बड़ा इनाम? वो बता सकता आप में से? जो दुनिया का सबसे बड़ा नाम है, इनाम, नोबेल प्राइज। वेरी गुड, तालियां बजाओ एक बच्चे के लिए, शाबाश। और किस अर्थशास्त्री को वो प्राइज मिला था हमारे भारत के, जो बंगाल का रहने वाला था? कोई नाम भी बता दो। अमर्त्य सेन। वेरी गुड। ये चीज़ें हैं सीखने की, पता नहीं कहाँ पे किसको चोट लग जाए और वहाँ से उसका मोड़ हो जाए। वही कैरियर है आपका, वही सेविंग है, वही लिटरेसी है। कहाँ आपको सही रास्ता मिल जाए और आप वहाँ से मोड़ ले लें और अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों की और समाज की और दुनिया की आगे बढ़ा दें। ये डिपेंड करता है आप पे, आपके एटीट्यूड पे। अमर्त्य सेन छोटा सा था,
अकाल पड़ा था, लाशें गिरी हुई थी। पता किया अपने जो बड़े थे, ये क्यों हो रही हैं? कहते जी अनाज की कमी है, अनाज की कमी है, अकाल पड़ गया है, उस कारण लोगों की मृत्यु हो रही है। छोटा था, समझ थी, दिमाग था, बाजार में घूमा उस, जब वो बंगाल के वहाँ गलियों में घूमा तो उसने देखा दुकानों में तो अनाज भरा पड़ा है, बोरियां बड़ी बड़ी हैं, कनस्तर भरे पड़े हैं अनाज के। यार वो कहता है यार कमाल है, सोचने लग गया यार अनाज इतना पड़ा है और ये कह रहे हैं मेरे घर वाले पड़ोस वाले कि ये अनाज की किल्लत से मर गए। यार कोई ना कुचर मुसर कर रहा है, वो प्लीज़ जाना चाहे जा सकता है, बिल्कुल साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंट चाहिए, कुचर मुसर नहीं करनी। ये कोई छोटा मोटा लेक्चर नहीं है। जब मैं ऐसा लेक्चर किसी इंस्टीट्यूट्स में देना चाहता हूँ तो मुझे एक दिन के वो 45 रुपये देते हैं। समझ में आ गई? 4500 रुपीज़। तो प्लीज़ बिल्कुल साइलेंट प्लीज़, जिसने बोलना है बोल। मैंने पहले कह दिया था कि हाथ खड़े कर देना ताकि दूसरों का इंटरेस्ट टूटे ना, मेरा भी टूट जाता है, फिर हम कहीं और गाड़ी मोड़ देते हैं, पता ही नहीं लगता। जो मैं कनेक्ट करके आपको ज्ञान देना चाहता हूँ उसके लिए ये फ्री मिल रहा है और ले लो भाई। पता नहीं आप में से किसका इस लेक्चर के बाद मोड़ से गाड़ी किधर मुड़ जानी है, ठीक है? तो प्लीज़ नो टॉकिंग। अगर दूसरा बोलता है भी तो उसको कह दो यहाँ हाथ खड़ा कर दो, मैं उसको सीधा कर दूँगा। यहाँ टीचर बैठे हैं, प्लीज़ खुसर मुसर नहीं होगी। अब ये ठीक है, आप मुझे चंडीगढ़ या दिल्ली या बॉम्बे तो मेरे पास है नहीं है, अब है तो नारायण गढ़ी। तो वो जो एटीट्यूड हमारा है उससे हमने बाहर आना है, ठीक है? आ जाइए, 1 मिनट थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, कुछ बच्चे आ रहे हैं। ये कुछ बच्चों ने ज्वाइन किया है। प्लीज़ इस क्लास की जो चल रही है इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है, बोलना नहीं है। अगर बोलना है तो हाथ खड़ा करना है। अभी एक बच्चे को इसीलिए टोक पड़ रही थी, मैंने देख लिया था पर मैंने उसको कहा नहीं, फिर वो लोगों की नज़रों में आ जाएगा कि, पर मैंने देख लिया था कौन है। प्लीज़, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ ना, सबको देख रहा हूँ, ठीक है? तो बात कोई भी चीज़ पूछ रही हाथ खड़ा करिए या बाद में मौका दूंगा। तो हम बात कर रहे थे अमर्त्य सेन, नोबेल प्राइज विनर भारत के, उसके ऊपर टॉपिक चल रहा था। तो उसने सोचा कि ये चीज़ें भी पड़ी हैं, दुकानों में भरी पड़ी हैं, अनाज भरा पड़ा है, हर चीज़ खाने की भरी पड़ी है, तो ये लोग क्यों मर गए? फिर उसको सोचते सोचते या किसी से पता लगा ज्ञान कि इनके पास परचेजिंग पावर नहीं थी, ये खरीद नहीं सकते थे, तब ये मर गए। अब मैं अपने वही टॉपिक की तरफ आता हूँ, लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी। और हमारी सरकार और रिजर्व बैंक यही चाहता है, और हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारे टीचर यही चाहते हैं कि हम और आप सब बच्चे जो हैं अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग हो जाएं, ताकि जो उनकी इच्छा है खरीदने की, परचेजिंग पावर उनकी हमेशा रहे। तो मैंने बात शुरू करी थी सेविंग से। तो मैंने बताया था कि मेरा टॉपिक पता नहीं किस तरफ मुड़ जाएगा। वो लोग क्यों मर गए? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। तो सरकार ये चाहती है, रिजर्व बैंक ये चाहता है कि हर नागरिक की परचेजिंग पावर हो। अब फ्री में तो कोई बैंक खुला नहीं है, या मार्केट में माल नहीं पड़ा कि आप उठा लो, किसी की चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते। जहाँ पर कोई सिक्योरिटी वाला काम है, पैसे वाला बैंक है, वहाँ गनमैन खड़ा है बाहर, नहीं तो दुकान है या फैक्ट्री है, वहाँ वो मालिक बैठा है, लगा के देखो हाथ, ओए डंडा साथ में रखो, ओए पीछे हट, नहीं तो पुलिस बैठी है। तो आप लोगों को सेविंग की हैबिट डालनी पड़ेगी। पहले टॉपिक शुरू हुआ था कि खाता खुल गया सबका, अब उसमें पैसे जमा कराने हैं। आपको ये हैबिट बनानी है। अगर ये आदत बन गई तो सारी ज़िंदगी आपके काम आएगी। मैं रिटायर हूँ, मुझे पेंशन मिलती है। ये हमारे अध्यापक बैठे हैं, टीचर्स या क्लरिकल से होंगे, उनको सैलरी मिल रही है। आप लोग कहोगे कि हमारे पास तो इनकम नहीं है। कोई बता सकता है जो आपके हाथ में पैसा आता हो? पैसे तो आते हैं हाथ में, जो आपके अपने हो, अपनी इच्छा के अनुसार आप उसको खर्च कर सकते हो। कोई बता सकता है? जो आपके अपने होते हो, जो मर्जी हम उसको खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं,
एनी वे, एनी बताइए बेटे बताइए। कोई हमें डेली पॉकेट मनी मिलती है ना, ये हमारी इनकम है एक किस्म की, जस्ट लाइक एज इनकम। अब उसको हम खा लें या बचा लें, दो ही काम है। फेंकते तो हम है नहीं, अगर फेंकने वाली स्थिति में आ गए तो आगरा या अमृतसर, लोग कहेंगे इन्हों आगरे ले जाओ या अमृतसर ले जाओ, है पता कितने पागल खाने, वो हमारी स्थिति है नहीं। ठीक है ना, तो आपने उसमें से कुछ बचाना है अपने विषय के लिए। अभी मैं उसको आगे और एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा भी आपके पास इनकम होती है। हमारे देश में कस्टम है, रिवाज है, जब हमारा कोई सीनियर मीन चाचा ताया दादा दादी मामा मामी नाना नानी आते हैं, बड़ा भाई, वो हमें कुछ ना कुछ दे के जाता है बाहर से। सबको मिलते होंगे 5, 10, 20, 50, 100 रुपये, अपनी अपनी हैसियत के अनुसार। इसके अलावा और बहुत से त्यौहार आते हैं जब वो हमें पैसे मिलते हैं। कंजकें आती हैं, टिक्का आता है, भैया दूज आती है, राखी आती है, लोहड़ी मांगने जाते हैं। हमारे टाइम तो जाते थे, अब पता नहीं आप जाते हो कि नहीं। वो जाते लोहड़ी मांगने के, नहीं बंद हो गया, नहीं गड़बड़े हैं, गड़बड़े दे। ठीक है, तो मेरा मेन ये इनकम है। और आप अब काफ़ी बड़े हो चुके हो और आप में से कई बच्चे कमा भी रहे होंगे। कोई बिजनेस कर रहा होगा, कोई ट्यूशनें पढ़ा रहा होगा, ठीक है जी, कोई शाम को काम कर रहा होगा, कोई वीडियो बना के गूगल यूट्यूब उस पर डाल रहा होगा, फेसबुक पे, वहाँ से उसकी इनकम होगी। कई आप में से स्पोर्ट्स में होंगे, उनको इनकम आ रही होगी। कई गाने का काम करते होंगे, भजन गाते होंगे, सॉन्ग गाते होंगे, डिफरेंट टाइप्स एक्टिविटीज़ हैं वो कर रहे होंगे और उनको वहाँ से इनकम आती है। पीछे एक स्कूल में मैं गया, प्राइमरी स्कूल था, तो मैंने ये मुद्दा वहाँ छेड़ दिया, बताया भी आपकी इनकम होती है। तो मैंने कहा जी आपकी, तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, कहता जी मैं भी कमाता हूँ। प्राइमरी क्लास में 5th तक क्लास थी, सारे स्कूल के इकट्ठे थे। मैं कहा जी आप बेटे क्या करते हो? कहता जी मैं शाम को गुब्बारे बेचता हूँ। फैमिली की ज़्यादा इनकम नहीं थी, मैं गुब्बारे बेचता हूँ, गुब्बारे फैला के ना सदर बाज़ार, महेश नगर इलाके में बेचता हूँ। एक मिडिल स्कूल में मैं गया था, क्योंकि मेरा काम है ऐसे स्कूलों में, कॉलेजों में, एटसेट्रा, फैक्ट्रियों में फार्मर्स से डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो करते हैं उनके पास जाके अवेयर करना फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। एक लड़की थी, कहती मेरी माँ मेड का काम करती है और मेरे को भी उसने एक घर लगवाया हुआ है। मैं स्कूल आने से पहले काम करके आती हूँ, मुझे 800 रुपया महीना मिलता है। आप में से कौन कौन सा बच्चा विदेश जाना चाहता है? मैं उसको, ताकि मुझे पता लग जाए कि यहाँ कैरियर के लिए उस तरह के बच्चे भी हैं, मैं उनको भी साथ में करूँ। देखो अभी शायद शर्म के हमारे कई लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे होंगे, वेरी गुड। और जब मैं इन लोगों से मिलता हूँ विदेश में जाने के लिए, पूछता हूँ यार तुम 25-30 लाख रुपए लगा के जाओगे, फीस है वहाँ कॉलेज जहाँ पे एडमिशन लोगे, नॉर्मली स्टूडेंट्स ही जाते हैं, यहाँ पे पीआर एटसेट्रा भी नहीं मिलती, तो वहाँ पर यार खर्चा। कहते जी वहाँ कमाई करेंगे। कनाडा गवर्नमेंट पहले 2 घंटे देती थी तो लोग 4-4 घंटे काम करते थे, अब उन्होंने फ्री कर दिया, जितना मर्जी काम करो। मतलब हमारे ये बच्चे विदेश में जाके काम करने को तैयार हैं, कुछ कमाने को यहाँ नहीं। हमारे माँ बाप ने या सरकार ने इतना हमें वो कर दिया, मौजां करो यार, बापू जिंदा है, माँ बैठी है, माँ दे देगी। आप में से कोई बच्चा इस टाइम जो मैंने अभी बताया है इनकम वाला, जो पहले था जो हमें दूसरे दे देते हैं एज ए गिफ्ट, कोई कर रहा है इनकम इस टाइम? कोई बच्चा है? एनीवन? कोई ट्यूशन पढ़ा रहा हो, कोई शाम को रेडी लगाता हो, कोई गूगल पे डाल रहा हो वीडियो, या वो एफर्ट्स कर रहा हो? अगर नहीं है, कोई एफर्ट्स कर रहा हो, वेरी गुड, तालियां बजाइए उस बच्चे के नाम। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं जब 13 वर्ष का था, 8 साल का था, 8th क्लास में था और 13 साल का, मैं तब कमाना शुरू हो गया था। अब मैं रिटायर हो गया हूँ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, तो मेरी अब भी इच्छा रहती है मैं कुछ करूँ यार, खाली नहीं बैठूँ। खाली बैठा 6 महीने मेरा मन ख़राब हो गया, शरीर ख़राब हो गया। फिर मैंने सर्च कर दी शुरू में, यार कुछ करूँ। फिर ये मेरे को रख लिया इन्होंने एज ए फाइनेंशियल लिटरेसी। इसके साथ भी मैं मैथमेटिक्स,
और डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ाता हूँ, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ अटैच हूँ, वीडियो बना के यूट्यूब पे डालता हूँ। ये कि बिजी रखूँ, इनकम वाली कोई ज़्यादा सोर्स मेरे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दाल फुल्का खाने वाले हैं कि जो बंदा 8 साल 13 वर्ष का काम में लग गया तो उसकी फाइनेंशियल स्थिति उस टाइम हमारी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। आज पूरी साउंड है, पूरे राजे हैं, बन गए सेविंग से, मेन वही सेविंग। ठीक है बेटे, तो आप सब बच्चों ने आज से जो भी आपके हाथ में पैसा आता है उसमें जो ज़रूरत है उसको खर्च करिए खाने पीने के लिए, बाकी को बचाइए और बैंक में जमा कराइए। खाते आपके सबके सरकार ने खुलवा दिए हैं और उस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिस स्कीम में आपके खाते खुले गए हैं, जीरो बैलेंस वाला कह देते हैं। तो इसलिए नहीं खुलवाए गए कि उसको ऐसे ही रखना है, उसमें कुछ ना कुछ जो भी आप बचा सकते हो जमा करवाओ। ठीक है, अब एक बॉर्डर पे कारगिल में है, उसको गन दे दी, अगर उसके बाद गोली नहीं है तो क्या करोगे? तो आप लोग उस खातों को सुदृढ़ बनाइए, वो भविष्य में आपके काम आएगा। भविष्य की अभी आने वाला भविष्य आपका। आप लोग कॉलेज के स्टूडेंट हो, अभी आपने आगे कोई ना कोई व्यापार करना है या फॉरेन में जाना है या नौकरी के लिए सर्च करनी, सभी यही करेंगे ना। कोई ऐसा तो नहीं जो कहेगा मैं विला रहना है, कुछ नहीं करना, मैंने कुछ नहीं करना। कोई है बच्चा तो हाथ खड़ा करे? नहीं, देखो सब करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। खाली हाथ होगे तो नहीं बनेगा। मान लो आपने व्यापार शुरू करना है, अगर आपने यहाँ थोड़ा बहुत बेस बनाया होगा, अपना बैलेंस कोई जमा करवा के, अपनी बचत करके, मेहनत करके, यहाँ जो आपके पास सोर्स हैं मैंने अभी बताया, इसके और भी बहुत से सोर्स हैं, तो आपके पास वो एक बेस होगा, नी होगी, फाउंडेशन होगी, तो बाकी भी आपकी हेल्प करेंगे। आप कहीं से लोन भी लेना चाहोगे तो उसमें भी वो थोड़ा बहुत मार्जिन मनी मांग लेते हैं, नहीं तो फिर सारी ज़िंदगी वो हाथ ही उठाते रहोगे, मांगते रहोगे, यार दे दे यार थोड़े पैसे, मैं दे दूंगा, ब्याज भी दूंगा। इसके अलावा जो विदेश जाना चाहते हैं उनका भी खर्चा बहुत है, उसमें अगर आप थोड़ा इकट्ठा होगा तो माँ बाप को भी होगा कि यार इसने कुछ किया है और आगे हमारे को उम्मीद है कि फ़ॉरेन में जाके हमें वहाँ से कुछ भेजेगा। नहीं तो माँ बाप भी कहेंगे यार अब क्या करें, भेजना है तो पड़ेगा ही, पता नहीं उत्थे जाके कुछ भेजेगा कि नहीं, वहाँ से भेजेगा कि नहीं, पता नहीं। अभी पीछे अखबारों में आया था लगभग 20-25 दिन पहले, एक व्यक्ति पंजाब का 17 वर्ष के बाद घर आया, माँ बाप देखते रहे उसकी ओर, माँ बाप उसकी देखते रहे कब आएगा। ही रिटर्न बैक आफ्टर 17 ईयर, अखबार में आया था। ठीक है जी, तो माँ बाप को भी आस होगी कि यार ये जोड़ रहा है, वहाँ जोड़ के हमें कुछ भेजेगा। माँ बाप को भी होती है कि चलो जैसे हम अब माँ बाप के सिर पे ऐश कर रहे हैं ना, क्योंकि आपने अभी प्रूव किया है जब कोई कमा ही नहीं रहा तो इसका मतलब माँ बाप का ही खर्चा है। तो बेटे उसके अलावा जो नौकरी में जाना चाहते हैं, आपको पता है नौकरी की तैयारी करने के लिए आपको कंपटीशन में जाना पड़ेगा। गूगल पे भी करोगे, मोबाइल पे भी, उसका भी हर महीने फीस लेते हैं वो, इंटरनेट द्वारा जो आप लगाओगे इस पर कनेक्शन लोगे, और जब फीस भरोगे एक आर्मी को छोड़ के वहाँ पर फ्री है एप्लीकेशन भरने की, बाकी सब जगह पैसे लगते हैं। इतनी ज़्यादा कंपटीशन है, वैकेंसियाँ कम हैं, कुछ जगह पे 100 रुपये लगते हैं वैकेंसी भरने के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ होती है। कहीं जगह पर तो 3-3 हज़ार रुपया लगता है आपको, 3000 एक एप्लीकेशन में, 1500, 1200, 800, बैंक वाले भी 800-700 रुपया हर एप्लीकेशन का लेते हैं। फिर पता नहीं क्या होगा, वो इन्वेस्टमेंट है, करनी पड़ेगी। उसके लिए थोड़ा बहुत सेव करिए अपने भविष्य के लिए, अगर कोई व्यापार शुरू करना है उसके लिए भी, नौकरी के लिए भी पता नहीं कितनी बार अप्लाई करना पड़ेगा आपको, उसके लिए भी आपको फ़ीस लगेगी, पैसा लगेगा, फार्म भरना है, ऑनलाइन भरना है कि अपने आप भरोगे, नहीं तो किसी दुकान वालों से भराओगे, वो भी 50-60-100 रुपया लेता है भरने का। ठीक है ना जी, तो उसके लिए आपको सेविंग करनी पड़ेगी। और खाली जो सेविंग है वो आपके यही काम नहीं आएगी, और भी बहुत काम आएगी। आपको अच्छी बुक्स खरीदनी है, कोई स्पोर्ट्स का सामान खरीदना है, कोई अपनी इच्छा के अनुसार कोई खिलौना खरीदना है, किसी को गिफ्ट देना है,
कहीं एडमिशन लेनी है, कोई नया बैग लेना है, नया साइकिल लेना है, तो उसमें आपके पास कुछ पैसे होंगे तो आपके काम आएंगे। और ये जो पैसा आप सेव करेंगे, सब बच्चे करेंगे जी? जो सेव करेगा आज से, जो पहले कर रहा है उसके अलावा जो करेगा थोड़ा बहुत एडिशनल, मान लो पहले 10 रुपये को महीने का बचा रहा था, अगर वो 10 से ज़्यादा करेगा तो अपना हाथ खड़ा करिए जो बच्चे पैसे आप जो आज से सेव करेंगे फॉर फ्यूचर। वेरी गुड, शाबाश, सारे बच्चे ऑलमोस्ट। और अगर सारे बच्चे आप सेव करके बैंकों में जमा कराओगे और सारे ही देश के बच्चे अगर ऐसे जमा कराने लग जाएं तो बैंकों में अरबों खरबों रुपया हो जाएगा। ठीक है, उससे हमारा राष्ट्र निर्माण होगा। ये जो फैक्ट्रियां लगती हैं, कॉलेज बनते हैं, स्कूल बनते हैं, लोग मकान लोन लेते हैं, हाउसिंग लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, उसी में से मिलता है। अगर ज़्यादा होगा तो ब्याज की दर कम आ जाएगी। जैसे कई देशों में ओनली 2% रेट है ब्याज का, कई जगह फ्री दे रहे हैं वो, उनका फंडा कुछ हो रहा है कि बंदा लेगा 2 लाख या 10 लाख, तो आगे ये फैक्ट्री लगाएगा तो उससे टैक्स आएगा ईच एंड एवरी चीज़ पे, सर्कुलेशन होगा 10 लाख का, तो उस पर गवर्नमेंट की इनकम आएगी, वो उस वे से कमा रहे हैं। पर अभी हमारे देश में ऐसा कंसेप्ट डेवलप नहीं हुआ है। आप लोगों ने करना है और करेंगे, देखना। क्योंकि जब 20 लाख रुपए मिलेगा आदमी को तो उसके ऊपर वो कई तरह के टैक्स पे करेगा, वो भी अर्निंग होगी सरकार की। तो आप सब लोग सेविंग करिए अपने भविष्य के लिए, और वैसे ही जैसे आप लोग अब पढ़ाई की सेविंग कर रहे हैं, दिमाग में डाल रहे हैं, इसके साथ साथ कंपटीशन भी तैयारी करते रहिए और उसको सेव करते रहिए। सेकंड इशू में आप जो ले रहा हूँ पॉइंट, वो है आजकल हमारा सारा जो काम है वो ई पे जा रहा है, डिजिटल पे। पहले नहीं था, अब बहुत फास्ट चल रहा है। भीम ऐप आ गया, योनो ऐप आ गया, डिफरेंट एटीएम आ गए, इंटरनेशनल बैंकिंग आ गई, बाहर पे आ गया, बहुत से हैं ऐसे, पेटीएम आ गया। उनमें फ्रॉड हो रहे हैं बड़े, उन फ्रॉड से आपने बचना है। उन फ्रॉड्स में क्या है, आपने सुना होगा, उसको फ़ोन आ गया, आपका 25 लाख का लॉटरी निकल गया या 25,000 का निकल गया, सुना है आपने ना, तो पैसा गया। आपने किसी को भी OTP नहीं बताना, किसी को भी नहीं बताना OTP, अपना खाता नंबर नहीं बताना, अपना आधार कार्ड नंबर नहीं बताना, अपना मोबाइल नंबर नहीं बताना। भीम से मोबाइल नंबर से भी पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, वो निकाल लेते हैं। बड़े शातिर दिमाग हैं, बहुत ज़्यादा उनका दिमाग चलता है, क्योंकि उनका काम ही यही है। और बहुत से लोग लुट रहे हैं। जब मैं बैंक में सर्विस करता था तो अक्सर हमारे पास लोग आ जाते थे, हमारा पैसा चला गया, बाद में कुछ नहीं बनता, बड़ी मुश्किल होती है। तो आप सब लोग सचेत रहें, आप भी रहें, अपने परिवार, आपके जो जाने वाले लोग हैं, जानकार हैं, सबको कहिए भाई किसी को भी OTP मत बताना। आपको भी कईयों को फ़ोन आया होगा, किसी को आया भी, किसी को नहीं आया तो अच्छे देखो आया है, वो कह रहे हैं। मुझे कल भी आ गया था एक बंदा, फ़ोन आ गया, आते रहते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड है जी, उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है जी। अब वो दूसरा तरीका अपना रहे हैं। आप उसको कह दोगे जी सर मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है जी, तो वो कहेगा ठीक है जी, आपका ये खाता बंद कर देते हैं। आपके घर वो कोई पार्सल लेके आ जाएगा, सर ये पार्सल ले लीजिए। बोली मैंने तो मंगाया नहीं, सर आपके नाम पे है, किसी ने भेजा होगा। जी मैं नहीं लेता, तो फिर इसको कैंसिल कर देते हैं। हाँ कैंसिल कर दे इसको, मैंने नहीं लेना, वापस लेगा। सर वो OTP आया होगा, लिखो बताना जरा, मैं डाल देता हूँ ताकि कैंसिल हो जाए। वो OTP पूछ लिया और गया पैसा। किसी भी कीमत पर किसी को OTP नहीं बताना। आपका खाता नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर तो कई जो एक्चुअल पर्सन हैं उनको ज़रूरत पड़ सकता है और आपको देना भी। जैसे कॉलेज में पूछ लें, आपने फैमिली ID बनाना है, या आप एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो, वहाँ आधार कार्ड नंबर पूछ रहा है, मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो वहाँ दे दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। पर OTP कोई भी नहीं पूछेगा। बल्कि मैं सोच रहा था कि आजकल हम लोग वो ऑनलाइन खाने की चीज़ें भी मंगा लेते हैं, हमारे घर पे देने आता है। क्यों, कौन कौन सी कंपनियां चल रही हैं आजकल, स्विगी, दूसरी, वो भी OTP पूछते हैं आगे, OTP दियो मैं जरा उसको तेरा। तो मैंने कहा यार ये भी फ्रॉड का रीजन हो सकता है, ये भी गवर्नमेंट से करेंगे भी, ये भी बंद करो, उसका कोई और तरीका निकालो। क्योंकि OTP एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उससे आप लोगों ने अपने आप को बचाना है। ठीक है बेटे। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से कुछ लोन सुविधाएं हैं, मुद्रा,
मुद्रा लोन आपने सुना किसी ने? आप में से कई बच्चे अब बिजनेस में जाएंगे कॉलेज के बाद, हाँ जी। मुद्रा लोन में 10 लाख रुपए तक जो है वो सरकार की तरफ से सब बैंक ऑथोराइज हैं, कोई भी व्यक्ति ले सकता है। और उसमें 5 लाख रुपए तक जो है वो आपका नो सिक्योरिटी नो गारंटी नहीं चाहिए, कोई बैंक नहीं मांग सकता। इसके अलावा स्टैंड अप स्कीम है 1 करोड़ रुपए तक की। उसमें है कि जो कैंडिडेट्स जो फर्म बनी है उसके पार्टनर में कोई ना कोई वुमन होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए, लेडी, या SC ST होना चाहिए, तब उनको वो सुविधा मिलती है 1 करोड़ रुपए तक। स्टार्टअप स्कीम है, इनिशिएटिव है, एक आया है। ये टॉपिक सब पे ऊपर ऐसे आ रहे हैं आजकल, जो आप लोग आगे कंपटीशन जाने पर, मैं अभी कंपटीशन की तरफ भी थोड़ा सा टर्न करूँगा, तो ये चीज़ें गूगल पे पढ़ लीजिए। इधर गूगल मोबाइल पे 8-7 मत देखिए प्लीज़, ये चीज़ें पढ़िए, आपके काम आएंगे बेटे, भविष्य को बनाएंगे। इनकी डिटेल अब मैं बहुत ज़्यादा बताने लग जाऊँगा तो आपका मन फिर हो जाएगा जी मैं क्लास लेनी है या कुछ करना है। तो ये स्कीम है। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से 2 इंश्योरेंस की स्कीम है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दूंगा, फिर थोड़ा सा कैरियर का आपके बात करूंगा। 2 इंश्योरेंस की स्कीम है। एक है प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, सुना आप में से किसी ने? कॉमर्स के स्टूडेंट ने शायद सुना हो। इसके ऊपर ऐसे पूछ रहा है और क्वेश्चन भी पूछ रहा है। इसमें कोई भी भारतीय नागरिक 2 लाख तक अपना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करा सकता है। एक्सीडेंटल है, उसमें बंदे की डेथ हो जाए, 2 आंखें चली जाएं, 2 हाथ चले जाएं, 2 पाँव चले जाएं, 2 लाख का इंश्योरेंस है और केवल 20 रुपये लगते हैं। आप किसी भी बैंक से करवा सकते हैं, किसी भी डाकखाने से करवा सकते हैं, कोई बैन नहीं है। तो आप सब लगभग 18 के हो गए होंगे या 18 के होने वाले होंगे, ऑलमोस्ट मैं 18 से ऊपर ही होंगे अब सब बच्चे। तो वो 18 से लेकर 70 वर्ष तक की आयु का हर नागरिक, भारतीय नागरिक वो ले सकता है। आप में से लिया किसी ने अभी ये स्कीम कोई? 2 लाख का अपना इंश्योरेंस कराया हुआ, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का, सिर्फ 20 रुपये में, ओनली 20 रुपीज़। तो ये जरूर करवाइए, जो करवाना चाहे। अगर कहोगे तो हम यहाँ पे बैंक में कह के किसी बैंक को आपके पास वो भेज देंगे, वो फार्म आपका भर देगा, खाते आपके हैं ही। इसके अलावा सेकंड इंश्योरेंस है प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, PMJJBY। वो भी 2 लाख का एक जनरल इंश्योरेंस है। किसी भी तरह से डेथ हो तो वो 436 रुपये लगेंगे, 436। और उसमें जो है वो क्वार्टरली हैं। जैसे अब 1 जून से वो स्कीम स्टार्ट होती है तो 6 महीने ऑलमोस्ट निकल गए हैं, तो अब आपके आधे लगेंगे, 436 डिवाइड बाई 2, तो वो भी आप करवा सकते हो। तो ये 4 लाख का इंश्योरेंस भारत सरकार 456 रुपये में दे रही है, और सरकार ये चाहती है कि हर नागरिक इसको करवाए ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। ठीक है जी, मैं सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक लूँगा सिर्फ। सब बच्चे ना उसके अपना नाम लिखते रहना है ऐसे, ताकि हम उन पर हाजिरी दे सकें। अगर सब बात में नाम बताए यहाँ पर ऐसा तो 456 रुपये में 4 लाख का आपका इंश्योरेंस हो जाएगा। जब मैं सर्विस में था तो हमारे पास कई केस ऐसे आते थे जो डेथ हो जाती थी, तो हम चेक करते थे उनके इंश्योरेंस हुए होते थे, और उन परिवारों को जो है भाई प्लीज़ अपना नाम लिखवा के जाना। तो 456 रुपये में 4 लाख का इंश्योरेंस है, ये जरूर कराइए। इसके बाद एक अटल पेंशन योजना है, ठीक है जी, वो भी 18 से लेकर 40 वर्ष तक कोई भी भारतीय नागरिक लगवा सकता है। पहले पेंशन जो थी वो जो हमारे नौकरी करते थे, सरकारी नौकरी उनको होती थी, अब कोई भी भारतीय नागरिक अटल पेंशन योजना ले सकता है। 1, 2, 3, 4, 5 हज़ार तक की पेंशन लगती है, तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये तीनों स्कीमें लीजिए। और मोर ओवर ये हरियाणा सरकार पैसे वापस दे रही है, पहले आपको देने पड़ेंगे बैंक में, एक फार्म भर के ये आप वापस ले सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा एक PPF की स्कीम है, उसको कोई भी भारतीय नागरिक ले सकता है, और
इंडिया में केवल और केवल एक ही स्कीम है पीपीएफ की, जिसके ऊपर जो इनकम होती है उस पर टैक्स नहीं लगता, इनकम टैक्स नहीं लगता। बाकी सब जितनी भी आप लोग सेविंग कर रहे हैं, जो भी इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है, पर इस पर नहीं चलता। ठीक है जी। तो ये कुछ स्कीमें हैं भारत सरकार की तरफ से। और इसके बाद मैं अब आपको एक कैरियर के बारे में बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, जिसके लिए स्पेशली मेरे को यहाँ बुलाया गया, पर मेरी ड्यूटी जो है इसकी तरफ से है, तो मैंने कहा वो भी थोड़ा सा आपको टच करें। तो बेटे सबसे पहले जो ज़रूरी है कैरियर में, हर व्यक्ति ने अपनी चॉइस से अपने अपने फील्ड में जाना है, मेहनत करेगा और डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। और हम जितने भी यहाँ बैठे हैं कैंडिडेट्स, मेरे हिसाब से ऑर्डिनरी हैं। आप लोग सामान्य मान रहे होंगे, हम सामान्य नागरिक हैं, सामान्य स्टूडेंट हैं। ठीक है। तो मैं आपको एक फार्मूला छोटा सा बताऊंगा, आज से ही आपने उसको अपनाना है। उसके बेस पे जो जो कैरियर में आप जाना चाहते हैं, चाहे सिविल सर्विस में, आर्मी में, फॉरेन में, बैंक में, कोई आप में मेडिकल का स्टूडेंट होगा, शायद हो, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, किसी भी लाइन में जाना है, सो मैनी लाइंस। आप लोग आज से ही आधा घंटा मिनिमम और 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा लगा लीजिए। अगर 2 लगा लेते तो बहुत अच्छा है। एक्स्ट्रा आप लोगों ने कुछ ना कुछ करना है, चाहे पढ़ाई में कर लो, चाहे सफाई में कर लो, चाहे संगीत में कर लो, खेलों में कर लो, जो आपको अच्छा लगता है। आज से ही मोबाइल गूगल के ऊपर इधर उधर खेलना बंद करो, अगर आप सक्सेस लेना चाहते हो। ये जो एक्स्ट्रा लगाएंगे आपने अभी माना कि हम ऑर्डिनरी हैं, अगर ऑर्डिनरी से पहले हम एक्स्ट्रा लगा दें तो क्या बन जाएंगे हम? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं ना। वो केवल और केवल किससे होंगे? मेहनत से। सिर्फ छोटा सा फंडा है। तो आप सब लोग एक्स्ट्रा आज से शुरू करिए और डेफिनेटली देखना आप में से ही आईएएस बन जाएंगे, सिविल सर्वेंट बन जाएंगे। आईएएस के बारे में, सिविल सर्विसेज के बारे में आप लोगों को पता होगा कि ये 3 टायर होता है। पहले प्री पेपर होता है, फिर मेन होता है, उसके बाद इंटरव्यू है। आप में से किसी ने भरा है सिविल सर्विसेज के लिए? नहीं। वो बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है कोई? आईपीएस, आईआरएस कोई अभी सोचा नहीं है ना, कि बनना ही नहीं चाहता कोई? अवेयर नहीं है हम, क्योंकि कैरियर के बारे में है। तो सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है इंडिया में वो सिविल सर्विसेज है, आईएएस है। और उसकी जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है उसमें सबसे आसान क्वालिफिकेशन चाहिए। पेपर सबसे बड़ा है, वो टफ माना जाता है, पर उसकी जो एंट्री की क्वालिफिकेशन है वो सबसे इजी, ओनली ग्रेजुएट। मैंने देखा है कई कैंडिडेट 35%, 40% से पास हुए हैं, लेकिन उन्होंने वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला फार्मूला अपनाया और वो आईएएस बन गए। आईएएस सबसे बढ़िया पोस्ट है इंडिया में। डीसी साहब अक्सर कह देते हैं तो डीसी लग रहा, तो गवर्नर लग रहा हैं, कह देते हैं ना। मुश्किल नहीं है, अपना मन बनाइए कि मैंने सिविल सर्वेंट बनना है। आजकल गूगल में जो आप टाइम इधर उधर लगाते हैं मोबाइल के ऊपर, उसको बंद कर दो और वही आधा घंटा 1 घंटा अपने कैरियर के बारे में सोचो। ठीक है। तो ये कैरियर का मुद्दा आगे चलेगा। मुझे एक याद आ गया बात, मैं ऐसे ही कॉलेज में लगा रहा था, तो मुझे एक और मैसेज भी देना है, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा 1 मिनट लगा के फिर वापस आऊँगा कैरियर के ऊपर। तो मैंने उन बच्चों से पूछा सबसे भी आप क्या करोगे? कोई कह रहा जी मैं ये करूँगा, मैं आईएएस बनूँगा, कोई कहता मैं बैंक में जाऊँगा,
कोई कहता मैं रेलवे में जाऊंगा, कोई ये। एक लड़की नहीं बोली। मैंने उससे पूछा, मैंने बेटे आप क्यों नहीं बता रहे, आप क्या करो? लास्ट में मैं कहा तू बता दे। कहती जी मैं पढ़ाई के बाद शादी करूँगी। वो भी ज़रूरी है, उसको मत भूल जाना बेटे। मैं फादर हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे एज के जो बंदे हैं, वो भी एक आजकल हमारे पेरेंट्स की टेंशन होती जा रही है। बच्चे शादी नहीं यस नहीं कर रहे, उम्र ज़्यादा होती जा रही है, तो उसकी तरफ भी आप लोगों ने अपने दिमाग में रखना है। कैरियर भी बनाना है तो टाइम से मैरिज भी करानी है, ठीक है बेटे? तो वो मैसेज देना। तो हम वापस आते हैं सिविल सर्वेंट की तरफ। तो बेटे उसका अगर कहो तो मैं थोड़ा सा हिंट बता दूं, अगर आप बच्चे इंटरेस्टेड हों तो बताऊं जी। उसमें बेटे पहले प्री का पेपर होता है, उसमें सी सेट होता है, ठीक है? सी सेट में जनरल स्टडीज़ और एक जनरल आम नॉर्मल पेपर होता है। पहले उसको फॉर्म कुछ और टाइप की होती थी। किसी टाइम जब हम होते थे तो 2 टॉपिक लेने पड़ते थे, 2 सब्जेक्ट लेने पड़ते थे। अब एक विषय आपने चुनना है। विषय मेरे से कई बच्चे पूछते हैं, सब्जेक्ट कई बच्चे पूछते हैं, सर कौन सा लें? तो मेरा उनको केवल एक ही जवाब होता है कि जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकते हैं आप। ये जरूरी नहीं है कि आप जिस विषय को पहले पढ़ रहे हैं उसी सब्जेक्ट को चुनें, ऐसा कुछ नहीं है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है उसमें मैक्सिमम बच्चे लेते हैं एडमिशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा चुनते हैं लोग, वो इजी है। सोशियोलॉजी चुनते हैं, हिस्ट्री चुनते हैं। बनने वाले इंजीनियरिंग से भी आते हैं, मैथमेटिक्स भी लेते हैं। जो आपको टॉपिक बिल्कुल अच्छा लगता है वो आपने चुनना है, किसी की बातों में नहीं आना। आप लोग 2-2, 10-10 यूट्यूब पे देखते रहोगे वीडियो, नो। अपने मन से देखो कि मैं इस विषय में सबसे ज़्यादा नंबर ले सकता हूँ, तो उस विषय को, उस सब्जेक्ट को सिविल सर्विसेज आईएएस में अपना टॉपिक चुनिए। और जनरल स्टडीज में आप लोग आज से ही 1 या 2 न्यूज़पेपर घर पे लगा सकते हो, ठीक है? नहीं तो यहाँ लाइब्रेरी में आती होंगी। बाकी काम में आप छोड़ दो, इधर उधर बैठना एक्स्ट्रा 1 घंटा लगाओ, 2 लगाओ। वो जरूरी नहीं है कि घर जाके निकालना है, कॉलेज में भी है, पीरियड खाली है, चुप करके वहाँ चले जाओ, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बारे में पढ़ते रहिए। रजिस्टर ले लीजिए, जैसा ये साइन करने के लिए सबके पास आए हैं, ऐसे रजिस्टर ले लो, लूज कागज ना लेना। उसके ऊपर लिखते रहो अपनी चीज़ें, लिख लिख के देखो। और उसमें प्री में क्लियर होने के बाद आपको मेन में जाना पड़ेगा। मेन में भी अब एक ही सब्जेक्ट होता है, 4 पेपर जनरल स्टडीज़ के होते हैं, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो उसको आप देख लो, 250-250 नंबर के होते हैं। और जो आप सब्जेक्ट चुनेंगे, कोशिश यही करो कि जो प्री में रखा है मेन में भी वही रखो। और मेरी तो एक एडवाइस ये भी होती है बच्चों को कि आप लोग जैसे ग्रेजुएट होने जा रहे हो, चाहे बीए हो या उसमें हो, तो जिस विषय को आप चुनना चाहते हो उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लो। एक तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगी, चाहे कोर्सपोंडेंस कर लो, रेगुलर कर लो, प्राइवेट कर लो। शायद लड़कियों को पहले तो प्राइवेट अलाउड होती थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, अब पता नहीं है कि नहीं है, मेरे को नहीं पता। प्राइवेट उनके लिए बेनिफिट होता है जो फीस वगैरह नहीं दे सकते, अपने घर पे तैयारी कर लेते हैं, ठीक है? तो करिए। जनरल स्टडीज मेन है इसका। उसके लिए आप लोग न्यूज़पेपर लगवा लीजिए, 1 या 2, जितना आप पढ़ सकते हो। फालतू में फ़ायदा नहीं है रद्दी बेचने का। उसके लिए बेस्ट तो जो द हिंदू रहती है, और उस पूरी अखबार को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप में से अभी तक कोई तैयार नहीं था सिविल सर्वेंट आईएएस बनने का। शायद मेरी बातें करने से किसी के मन में आ जाए और वो शाम को जो मैंने फार्मूला बताया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला, वो उसके दिमाग में लग जाए और बन जाएगा। मैंने देखा है सिविल सर्वेंट बने हैं, कोचिंग ले सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन मिल जाती है, रेगुलर मिल जाती है, ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर डिपेंड है। फ्री में भी आती हैं असाइनमेंट्स।
डेली उसको आधा घंटा 1 घंटे से स्टार्ट कर दीजिए। अभी आप स्टूडेंट हैं, फिर आपको 12 घंटे तक ले जाना पड़ेगा, 12-14 घंटे तक, कहीं देखा 8-10 घंटे में भी कर देते हैं। सर्विस कर रहे हैं, जॉब लग गई है, तब भी कर जाते हैं 2-4 घंटे लगा के। ये आपका वो है कि आप कितनी इच्छा से उसको कर रहे हो, कितना स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, कितना आप सेव कर रहे हो कर। तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, आपने सोचा नहीं है। तो जो बच्चे सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, IAS, IRS, इसमें डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरी हैं, उनकी एक लाइफ ही अलग है। इंडिया में 3 बढ़िया लाइफ मानी जाती हैं। सबसे पहले हमारे नेता लोग, मंत्री 1 नंबर, दूसरा फिल्म स्टार, ठीक है, तीसरा आर्मी ऑफिसर। अब मैं चौथे पे नहीं लूँगा इसको, IAS को, ये इन सबको कमांड करता है, ठीक है ना। जैसे विश्वास है लोगों को अपना, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इन तीनों को ऊपर से परमात्मा कंट्रोल करता है, तो वो IAS जो है वो भगवान बन जाता है। तो आपने लेकिन भगवान नहीं बनना, क्योंकि उसका नाम ये सिविल सर्वेंट है, तो आपने सेवक रहना है। बहुत से हमें सिविल सर्वेंट IAS मिलते हैं। अभी एक जस्ट 2-3 महीने पहले हरियाणा से रिटायर हुए हैं, अखबारों में आया था कि वो सबसे ईमानदार अफसर माना जाता था हरियाणा सरकार में, और उसको वो काम दिया जाता था जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल था, और उसमें उसकी एक्सपर्टाइजेशन बन गई थी, वो उनको सोल्व करता था, उसके पास वो चीज़ें होती थी। ड्यूरिंग माय बैंक जॉब हमारे पास पुलिस के खाते होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन के होते थे, और उसमें जो SP आते थे, कुछ रैंकर होते, रैंकर में नीचे से जाते थे, ASI से या स्पाई से बन जाते थे, और कुछ वो डायरेक्ट IPS आते थे। दोनों का चाल ढाल, बात करने का तरीका ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान। ऐसे ही कई DC साहब से मुलाकात हमारी होती थी, जो डायरेक्ट आते थे, उनका बात करने का, काम करने का ढंग ही अलग होता था। तो आप लोग 2 चैनल हैं, एक तो नीचे से जाओगे, असिस्टेंट लग जाओगे कहीं SSC से, तो सिविल सर्वेंट तब भी बन जाओगे, प्लीज़, ठीक है। तो इसलिए कोशिश पहले से ही हायर की करो। पीछे एक लड़की में आया था, जब आपके कॉलेज में लिया था, तो वो कहती थी, मेरे से उसने पूछा CISF में मैंने कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया। मैं क्या, वेरी गुड, तैयारी कीजिए, पर साथ साथ इसका एक असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर भी होता है। मैं क्या, बेटे वो भी तैयारी कर सकता, नहीं तो रिटायरमेंट के लास्ट पे जाके तू असिस्टेंट कमांडेंट बनेगी, यहाँ पहले से ही बन जाएगी। थोड़ा एक सोच है, वो सोच आप लोगों को बदलनी है। मैं कई जगह पे लेक्चर देने जाता हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, कई इंस्टीट्यूट बुलाते हैं, 6-6 घंटे का मेरा लेक्चर होता है, उसमें थोड़ा ब्रेक लेते हैं। जब मैं जाता हूँ, बात करता हूँ, तो वहाँ बच्चों से, जैसे आप में से बच्चों से की, तो मैंने पूछा कोई सिविल सर्वेंट बनना चाहता है, कोई IAS, तो कोई नहीं था, सब ऐसे होते हैं, नहीं सर। पर जब वो 6 घंटे लगाते हैं, तो उसके बाद कहते हैं यस हम बनेंगे सर, हम बन के दिखाएंगे सर। तो मैं काफ़ी टाइम से टीचिंग में हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हूँ, मैथ पढ़ाता हूँ, डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। मुझे अक्सर कई बच्चे मिल जाते हैं, मैंने उनको पहचानता, वो कहते सर, मैं कहा हाँ जी बताओ क्या बात है। मेरा थोड़ा, यहाँ तो मैं क्लास ले रहा हूँ, थोड़ा मजाकिया टाइप में रहता हूँ। मैं कहा की गल यार, वो नीचे लाता, मैं की गल गिरन लगा अपनी टांग खींच के, मुझे लात खींचने के गिरने लगा। कहता नहीं सर मैं आप विश कर, मैं क्यों, क्या बात है। कहता सर मैं आपके पास ना वहाँ एक लेक्चर लगाया था, ठीक है। तो मेरे को सर बहुत इम्प्रेस हुआ। तो वो चेंज है। तो जहाँ से कुछ भी कोई ज्ञान मिले या कोई चीज़ हेल्प मिले, उसको सारी ज़िंदगी भूलना नहीं है। और प्रोटोकॉल के अनुसार जहाँ जिसको इज्जत देनी है, चाहे वो आपसे छोटा भी है, वो भी उसको देनी है, ठीक है। चलता रहूँ ना मैं आगे, रुकना तो नहीं है। मैंने अभी बता दिया, मैं तो 6-6 घंटे तक चलता रहता हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो आप लोग बेटे डिसाइड करिए, सिविल सर्वेंट बनिए, IAS बनिए। उसकी ज़्यादा डिटेल आप गूगल पे खोल लीजिए, बहुत ज़्यादा उस गहराई में मत जाइए कि कैसे बना जाता है, वो कैसे बना। नो,
अपनी तैयारी करो उस विषय के ऊपर जो आपने चुनना है। जनरल स्टडीज़ का इसकी बुक्स आती हैं, बड़ी आपको लेबोरियस स्टडी करनी पड़ेगी। और जो विषय आपने लेना है मैंने पहले ही बताया, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेना, पीएचडी भी कर जाना, पर मतलब टारगेट रखना सिविल सर्वेंट का। ये ना हो कि उसी में खो जाओ, भाई एमए में एडमिशन ले लिया या एमएससी में ले लिया, नहीं, वो एक सेकेंडरी रखना, उधर भी कैरियर मिलेगा। हो सकता है कि सिविल सर्वेंट ना बन पाओ तो वो आपके काम आएगा। इसके बाद मैं आप लोगों के पास आता हूँ। आप लोग सब ग्रेजुएशन के ग्रेजुएट लेवल के हो या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का भी है बच्चा? एमए वगैरह का कोई है बच्चा? पोस्ट ग्रेजुएट का नहीं है। इसके अलावा आप लोगों में से एमबीए कौन करना चाहता है? एमबीए को करना चाहता है? तो आप खुद कोई आप में से एक या दो बच्चे बताओ आप क्या करना चाहते हो। मैं अपने हिसाब से तो लेक्चर दूंगा, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने सोचा ही नहीं है। देखो मैं जो चीज़ पूछ रहा हूँ सब चुप रह रहे हैं, एक्सेप्ट विदेश जाने के बारे में 2-3 बच्चों ने हाथ खड़ा किया था। एक एमबीए है, सुना किसी ने एमबीए? कोई बच्चा करना चाहता है? बताऊं उसके बारे में? हैं? बताऊं मुझे? अच्छा ठीक है। तो बेटे अगर आप लोगों ने ये डिसाइड किया है कि आपने एमबीए करनी है, तो हिंदुस्तान में जो सबसे टॉप इंस्टीट्यूट हैं वो है IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। सुना आपने कभी ये नाम IIM? IIM जब हम पढ़ते होते थे, या मैं आज से 22 साल पहले इसको पढ़ाता था, मेरे को शौक था, फ्री ऑफ कॉस्ट। उस टाइम 5 थे, आजकल मेरे ख्याल शायद 15 हो गए हैं इंडिया में। देखो कितनी चीज़ें बढ़ गई हैं। कहाँ से हम शुरू हुए थे कि किसका खाता नहीं है, और हमारे टाइम होता था किसका खाता है। उस टाइम 5 IIM थे, आज मेरे हिसाब से 15 हो गए हैं, क्योंकि मेरा अब थोड़ा सा उधर ध्यान नहीं जा रहा। तो आप लोग IIM में पहुंचने प्लस अदर जो टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ता है। अभी नवंबर के चौथे संडे को वो पेपर होता है, अभी हुआ है जस्ट पीछे। कोई बता सकता है? कैट, वेरी गुड। जिसने बजाया बोला है उसके लिए ताली बजाइए, शाबाश। मतलब कम से कम हमें ये तो बताना कि कैट होता है, नहीं तो बच्चों को पता ही नहीं है, गुग्गू बने हुए हैं। ऐसा ना रहिए बेटे। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग मोबाइल को बहुत यूज कर रहे हैं, गूगल यूज कर रहे हैं, अंट संट देखते रहते हैं, उधर की बातें। उनसे बेटे बाहर आ जाओ, एक्स्ट्रा जो टाइम लगा रहे हो वो अपनी स्टडी की तरफ लगाओ। क्योंकि अभी जो मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, आप स्पोर्ट्स में चले जाओ, उधर चले जाओ, अगर कोई उस लाइन में है तो ठीक है, नहीं तो आप पढ़ाई में हो तो पढ़ाई का एक्स्ट्रा टाइम लगाओ। तो वो कैट होता है बेटे। कैट में IIM में जो बच्चा करके निकलता है उसको पता कितना पैकेज मिलता है? उसकी वर्ल्ड लेवल पे वैल्यू है। कोई अंदाज़ा कितना सालाना पैकेज मिलता होगा जो IIM से करके लिखता है? वहाँ पर PGP की डिग्री मतलब मिलती है। वो यूनिवर्सिटी नहीं है इसलिए डिग्री नहीं देते, MBA मास्टर की डिग्री नहीं देते, वो PGP देते हैं। कोई बता सकता है अंदाज़ा? तुम बता दे बेटे, तू बता, कितने पैसे मिल जाते होंगे कैट से जो क्वालिफाई है, जब उसको कोई कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए IIM में, कितना पैसा दे देते हो? आपके कॉलेज में आती है कोई प्लेसमेंट कंपनी? आते हैं जी प्लेसमेंट वाले कोई आपके कॉलेज में? हाँ जी, जो नौकरी वगैरह के लिए, तो कितने तक का पैकेज दे देते हैं? हाँ जी, डिपेंड करता है। 1.5 लाख से 3 लाख का। हाँ, 1.5 लाख से 3 लाख। 3 लाख मीन सालाना 25,000 रुपया। वहाँ रहता 3 ही है मिनिमम, वहाँ भी 3 रहता है, पर लाख की जगह पे क्या हो जाता है? करोड़, 2.5, 3, 4, 5 करोड़ पैकेज मिलता है। क्या है? सिर्फ कुछ नहीं करना। बुल्ले शाह ने क्या कहा था? बुल्ले शाह सुना है? नाम सुना है? तो उन्हें क्या जी, रब दा की पाना है।
रब दा की पाना, मतलब उसने कहा इतना आसान है, और दिल इथों तोड़ के तो इत्थे लाना है। बुल्ले शाह कहता है रब दा की पाना, मतलब इतना आसान है रब दा पाना, भी दिल इधरों तोड़ के तो इत्थे लाना है। भी जो पहले हमारे दिमाग में और चीज़ें घूमती रहती हैं उसको परमात्मा को पाने के लिए लानी है। तो ये IIM में जाना, IAS बनना, ये परमात्मा को पाना है। क्योंकि आपका क्या है, आप कोई नहीं, समझ में आ गई। तो बेटे जो लोग जाना चाहते हैं कोई बात नहीं है, जा सकते हैं। तो IIM के लिए तैयारी करिए बेटे। आप में से अगर मेरे लेक्चर से कोई सिविल सर्वेंट की तरफ, मैंने शुरू में बताया था कि कोई मुड़ गया, शायद कि कोई मोड़ खा जाए, जरूरी नहीं है, मैं तो पहले ही कहा था, ठीक है ना जी। नहीं तो वही 20-25 हज़ार वाली जॉब पे रह जाओगे, जैसे सर ने बताया, ये बिल्कुल ठीक है। बाकी आपका इंटरेस्ट है, आजकल गूगल पे मन को उधर से हटा के उधर लगा दो, एक्स्ट्रा जो आप लोग कर रहे हो पढ़ाई की तरफ लगा दो बेटे। ज़िंदगी में सब लोग आपको सलाम करेंगे। टीना धाबी सुना आपने? टीना धाबी IAS टॉपर, ठीक है जी। हर साल आप जैसी लड़कियां निकल रही हैं, लड़के निकल रहे हैं। मैं ऊपर से लिए अभी कैट से आ पा रहा हूँ। कैट में 3 पेपर होते हैं ओनली, एक मैथ का, उसको क्वांट बोलते हैं, एक DI वर्बल बोल देते हैं उसको, एक वर्बल मतलब इंग्लिश का। 3 पेपर है, वर्बल, नॉन वर्बल, ठीक है। कुछ नहीं है, इसको खोलिए, कैट डालिए। मैंने एक अपना YouTube पे चैनल भी बनाया हुआ है, नोबल यूथ, NOBLE, नोबल यूथ। उस पर मैं अभी थोड़ी थोड़ी असाइनमेंट्स डाल रहा हूँ, वो कैट लेवल की हैं, मैथमेटिक्स की। आप देखना चाहो देख सकते हो, और बहुत सी इस पर मिल जाएंगी फ्री वाली। पर मेन वही है कि आप लोगों को टाइम लगाना पड़ेगा। अगर कैट में जाना है तो आधे घंटे या 1 घंटे वाला फार्मूला नहीं चलेगा, या 2 से 4 वाला चलेगा। मिनिमम 2 आवर्स और मैक्सिमम 4 आवर्स। घर वालों को कह दो, लड़कियां जो खासकर घर पे कुछ काम भी करना पड़ता है, मम्मी मेरे को थोड़ा सा 1-2 साल के लिए छूट दे दे, मैं बनना चाहती हूँ, दे दे, कि माँ कभी नहीं मना करेगी, और कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता, फीस है वो दे देना। तो उसके लिए भी ट्राई करिए। उसके बाद मैं आता हूँ आर्मी कैरियर की तरफ। आप में से किसी ने NDA के लिए ट्राई किया था, आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए? NDA, वेरी गुड, शाबाश। क्या बना वहाँ, क्या रहा सर, कहाँ तक पहुँचे थे? फ्लाइंग ऑफिसर, FCAT के लिए, गुड, वेरी गुड। उसमें कहाँ तक पहुँचे, मतलब रिटर्न के बाद इंटरव्यू गए? SSB में नहीं किया, वो भी बड़ा आसान पेपर है यार, FCAT का। NDA, IM में मेरा मन खुश हुआ कि किसी तरफ कोई तो बच्चा मिला। 3rd नंबर पे है इंडिया में आर्मी ऑफिसर की, और जो आर्मी में 3rd नंबर पे हैं उनमें 3 सर्विसेज हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। FCAT उन तीनों में ऊपर है। एयरफोर्स वालों की शान एक अलग होती है, बराबर है सारे, ऐसा कुछ नहीं है, पर वो स्ट्रॉन्ग वो लोगों का माना जाता है। और आपको पता है हमारे एक राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति भी गए थे FCAT में, पर सिलेक्ट नहीं हुए थे। वहाँ लिखा हुआ है देहरादून में, SSB जो AFSSB है एयरफोर्स, वहाँ लिखा हुआ उन्होंने बच्चों की हौसले के लिए कि अगर आप नहीं सिलेक्ट होते तो घबराइए नहीं। कहते भी यहाँ एक कैंडिडेट आया था, APJ अब्दुल कलाम, देहरादून में, वो सिलेक्ट नहीं हुआ था, कई बार आया था। तो वहाँ लोग तो ये बताते थे उसने कहा था कि मैंने जीना ही नहीं अब, पर नहीं, उसके साथियों ने हौसला बढ़ाया। पता नहीं आगे लाइन किस तरफ चली जाएगी। और जो खुद नहीं बन सका वो बनने वालों के लेटर पे, अपॉइंटमेंट लेटर पे साइन करता था, उसके ऊपर राष्ट्रपति के साइन होते हैं।
मैं भारत का राष्ट्रपति होते हुए ऐसे वर्डिंग होती है, आपको नियुक्ति पत्र देता हूँ, APJ अब्दुल कलाम। वहाँ जाओगे उनकी फ़ोटो भी लगी हुई है, FCAT में अगर जाओगे ना, देहरादून में वहाँ लगी हुई है। और फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो की भी लगी हुई है। सुना किसी ने नाम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो? कौन था? आपको तो पता होना चाहिए। केवल और केवल एक ही है इंडियन एयरफोर्स से जिसने परमवीर चक्र जीता है, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो। इसकी फ़ोटो लगी हुई है, लुधियाना के पास का रहने वाला था। मेरे पास समय नहीं तो मैं उसकी जो जंग की कहानी है वो आपको सुनाता। उसमें से एक उनके साथ था एक सार्जेंट, वो हमारे बैंक में आया था तो उसने सारी बताई थी। उसने नीचे से वो बैटल देख रहा था ऊपर से, उसने सारी स्टोरी बताई थी। बड़ा मजा आया था सुन के। वेरी गुड, मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेस हैं। और भी कैंडिडेट्स, अब तो लड़कियों के लिए भी परमानेंट कमीशन कर दिया। आप लोग आर्मी में भी जाने का अगर सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं तो सोच लो, आर्मी का ऑफिसर बनिए। अब तो परमानेंट कमीशन दे दिया सरकार ने लड़कियों को भी। पहले जब हम लेक्चर देते थे तो ये कहते थे भी लड़कियों के लिए, बहुत पहले ये होता था लड़कियों के लिए है ही नहीं था, फिर उनके लिए SSC शुरू कर दिया था, शॉर्ट सर्विस कमीशन। ठीक है, अब परमानेंट कमीशन कर दिया। उसमें भी पहले पेपर होता है, NDA IM में सुना है आप लोग? तो अब कौन सी क्लास में बेटे? BSc थर्ड ईयर। वेरी गुड। तो आप IM के लिए भी ट्राई करिए बेटे, हैं? उसमें भी लेते हैं फ्लाइंग ऑफिसर। ठीक है, अब सेकंड जो पहले पायलट ऑफिसर होता था वो तो ख़त्म कर दिया, सेकंड लेफ्टिनेंट ख़त्म कर दिया। तो जाओगे, मेरी बेस्ट विशेस है। कोई मेरा नंबर ये लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर, नोट कर लेना। कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। कोई बुक्स चाहिए फ्री, कोई और गाइडेंस चाहिए फ्री। SSB में जाओगे, एक अलग ही लाइफ है वहाँ, 5 दिन जो है। मैंने 3 टाइम SSB फेस किया है, इलाहाबाद, भोपाल एंड बेंगलोर। अपने टाइम में मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था, जैसे हमारे APJ अब्दुल कलाम नहीं हुए थे, वो तो राष्ट्रपति बन गए। वो साइन करते थे, मैं तरीका बताता हूँ बनने का। मेरे को मान है, मैं 3 बार गया। तो यही आप लोगों को मान होगा बेटे। ठीक है, उसके अलावा बैंकिंग का कैरियर है, प्राइवेट बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, डिफरेंट टाइप्स के हैं। इन सब का अलग अलग एक सिलेक्शन प्रोसीजर है। जो स्टेट बैंक ग्रुप है वो अपने पेपर आप कंडक्ट करता है, करवाता IBPS से है। ठीक है जी, चाहे वो PO का है चाहे क्लरिकल का है। और जो अदर बैंक्स हैं, नेशनलाइज बैंक हैं, वो उनके लिए एक अलग से IBPS पेपर लेता है और तैयार करके उसकी लिस्ट देता है। जो भी कैरियर में आप जाना चाहें, ऐसे ही क्लरिकल का है। ठीक है बेटे, तो आप डिफरेंट कैटेगरीज के पेपर्स होते हैं और एडवर्टाइजमेंट आती रहती है। और जैसे आर्मी का है वो एडवांस में आप लोगों को अप्लाई करना होता है। FCAT के लिए शायद मेरा ख्याल 19 से 21.5 है या 22.5, 24 तक है। उसमें जो अपना अकाउंट्स विंग में जाना चाहते हैं, BCom वाले, उनके लिए शायद 26 है। वो एडवांस में डेट मांगते हैं बेटे। जैसे आप लोगों का जो कोर्स है वो जो अगले 2 साल में क्लियर होना, 2 साल बाद शुरू होना है, उस टाइम जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, उसके लिए अभी एडवांस में एप्लीकेशन वो मांग लेते हैं। तो ये ध्यान रखना, मतलब आप लोग उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। मैं कंटिन्यू रखूँ या अभी चलते हैं? बच्चों चलता रहो या जाना चाहते हो? चलते रहे, चलो ठीक है। अगर मेरे को तो जहाँ कहोगे मैं बंद कर दूंगा, नहीं तो है बेटे। हाँ, अगर किसी कैरियर के बारे में आप पूछना चाहते हो, जो बच्चे जाना चाहते हो, तो उसके बारे में जो मेरे को जानकारी है मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे दूंगा। कोई पूछना चाहता है तो पूछ लो किसी लाइन को, नहीं तो मैं अपने हिसाब से, जो बैठना चाहते हैं वो बैठे रहें, उनको ज्ञान देते रहेंगे। डिफरेंट कैरियर्स के बारे में बता रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, आप जाना चाहो, सिर्फ एक लाइन सुन लो बेटे। अगर सर्विस में जाना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो, आइल्स करना चाहते हो, PTE करना चाहते हो, GRE करना चाहते हो, GRE आप लोगों को शायद सुना नहीं होगा,
जो टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, वहाँ पर जीआरई के थ्रू जाते हैं, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। सुना कभी? ये डालो, यही तो है ना, हम लोगों को पता ही नहीं है बेटे, बड़ी मुश्किल हो रही है बेटे, बच्चों को पता ही नहीं है, कोई बताता नहीं है ना, बच्चे ध्यान देते हैं, वही मोबाइल पे सारा दिन इधर उधर की बातें देखते रहते हैं। तो उसके लिए आइल्स के लिए अगर आप जाना चाहते हो, उसमें 4 पेपर होते हैं, आइलेट्स बोल देते हैं उसको, वैसे प्रोनाउंसिएशन आइल्स है, टी साइलेंट रहता है, ठीक है। 4 पेपर हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ठीक है। तो ऐसे हैं बेटे, वो 4 हैं, तो उसमें से 3 में 7 और 1 में 8 आना चाहिए। 6.5 वाले को भी ले लेते हैं, ठीक है। तो उसमें 5 कंट्रीज हैं मेरे ख्याल, है ना, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और एक इंग्लैंड, यूके। तो वहाँ जा सकते हो, बहुत अच्छा कैरियर है, जा रहे हैं बच्चे, जाना चाहो जा सकते हो, पर अपने देश और माँ बाप को मत भूल जाना, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो वो करिए, अगर आप जाना जीआरई करिए, आइल्स करिए, ठीक है। तो बैंकिंग का और कोई कैरियर के बारे में अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो मेरा मतलब कि जो भी कर रहे हो उसमें बेटे एक बिग शॉट भी जरूर लगाइए। छोटे मोटे बैंक में जाना है तो अफसर के लिए भी ट्राई करना, खाली क्लर्क के ना करना। रेलवे में जाना है, अब रेलवे का सिविल सर्विसेज में एक अलग से बना दिया गया, IRMS बना दिया गया अगले साल 2023 से, उसके लिए भी अप्लाई करो बेटे। जो हमारे ये फोर्सेस हैं, BSF एटसेट्रा, उसके लिए असिस्टेंट कमांडेंट जाते हैं, छोटे नीचे कांस्टेबल भी जाते हैं, तो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए भी ट्राई करिए आप सर, उसके लिए भी करिए, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए भी कर रहे हो, वो भी करिए सर। कि खाली भाई एयरफोर्स में ही जाना है? चलो ठीक है, अच्छी बात है। आर्मी में नहीं जाना, फ्लाइंग ऑफिसर ही बनना है, वेरी गुड। उसका वो टेस्ट तो नहीं हो भाई आपका जो होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, एक ही बार लेते हैं वो, उसके लिए अच्छी तैयारी कर लेना, उसमें क्वालिफाई होना जरूरी है। कई कंट्रीज में 2 टाइम चांस मिलता है, लेकिन FCAT में वंस, ओनली वंस। जो फ्लाइंग के लिए क्या बोलते हैं उसको, PBT बोलते हैं क्या है, PBT ना, हाँ, वो एक ही बार मिलता है बेटे, वो ध्यान रखना। और कोई किसी ने पूछना हो बैंकिंग, जो मैंने फाइनेंशियल इंक्लूजन का बताया उसके बारे में, या कैरियर के बारे में, बच्चे थोड़ा सा देख रहा हूँ मैं, थोड़ा सा आप जाना की इच्छा कर रहे हैं, तो कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अगर कहो तो मैं लेक्चर बंद कर दूंगा, मुझे कहोगे तो मैं आगे कंटिन्यू रखूँगा। बस मेरी आप लोगों पे एक ही है कि सेविंग कर लो, चाहे वो पैसे की है चाहे ज्ञान की है, 2 ही हैं अभी आपके फील्ड, बाकी तो अभी ज़्यादा आपको है नहीं है। ज्ञान मीन पढ़ाई, अभी मेन आपका पढ़ाई की तरफ रहेगा। अगर कुछ पैसा बचा भी लेते हो, क्योंकि ये सारी जॉब्स लेने के लिए बेटे हर जगह पैसा खर्च होगा आपका। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाओगे 5-5, 6-6, 8-8 हज़ार रुपया वो महीने का फ़ीस लेते हैं, आइल्स के लिए भी, PTE के लिए, ठीक है। GRE का जरूर पढ़ लेना एक बार खोल के, ये तो मैं आपको बताता, उसमें जो टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ जाओगे, एक अलग शान होगी। जब कैम्ब्रिज में जाओगे, ऑक्सफोर्ड में जाओगे, हार्वर्ड्स में जाओगे, जो जॉन हॉपकिंस में जाओगे, एक बड़ा मज़ा आएगा। बड़े बड़े वहीं से बच्चे जो हैं नोबेल प्राइज़, और अपना टारगेट रख लो, हमने नोबेल प्राइज़ विन करना है। जो स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं, हमने ओलंपिक में गोल्ड जीतना है। जीत गया ना वो पानीपत का बंदा, छोटी सी बात पे उसके मन में लगी थी, ठोकर कहाँ से लगी थी पता है आपको? जो अभी नोबेल प्राइज़ अपना ओलंपिक में गोल्ड जीत के आया, मोटा था बड़ा, सारे उसको छेड़ते थे, मोटू मोटू, 8वीं में पढ़ता था। उसने अपने चाचे को कहा, उसकी भी स्टोरी बता देता हूँ सिर्फ 1 मिनट में। उसके चाचे ने कहा यार मोटू मोटू तो मेरे को कहते हैं, तो चाचा कहता फिर मेरे साथ सुबह जाया कर, ग्राउंड में जाया कर। वो ग्राउंड में जाना शुरू हो गया, तो वहाँ उसने डिफरेंट एक्टिविटीज़ देखी, कोई खेल रहा है, कोई कूद रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है। एक बंदा ना वहाँ लठ फेंक रहा था, लठ फेंकता रहता था। उसने कहा यार ये पता नहीं क्या करता है, ये लठ उठा के ऐसे फेंक दे। उसको वो अच्छा लग गया, वो भी अपना लठ ले आया घर से, उसने भी लठ फेंकना शुरू कर दिया। 8वीं क्लास में पढ़ता था, 13 वर्ष का था, और वो उसमें इतना उसके साथ लग गया, उसने देखा यार ये लोग लेके आता, उसने अपने साथ लगा दिया, उसको कोचिंग देनी शुरू कर दी। और वो ऐसा उसने वो लठ, उसको जैवलिन थ्रो बोलते हैं, है ना, वो ऐसा फेंकने लगा, ऐसे फेंकने लगा कि देश का नाम 1 नंबर पे ले गया, और ओलंपिक में गोल्ड जीत लाया। ओलंपिक में गोल्ड जीतना, IAS बनना, कैम्ब्रिज में एडमिशन लेना, ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लेना है, एम्स में टॉप आना जो मेडिकल के हैं,
इंडियन एयरफोर्स में अफसर बनना मेरी तरफ से पहले से ही सलूट है आपको। मैं नहीं बन पाया। मैं NCCC सर्टिफिकेट भी किया था पर नहीं कर पाया। कोई मलाल नहीं है, लोगों को बताता हूँ, गाइड करता हूँ, बच्चों को अपने। ठीक है बेटे। तो वो उसका नाम क्या था जिसने वो लठ फेंक के गोल्ड मेडल जीता? नीरज चोपड़ा। तो आप में से कोई नीरज चोपड़ा भी बन जाओ। मैंने पहले ही कहा था ना, वो एक्स्ट्रा जो टाइम लगाना खेलों में लगा दो, रेसिंग में लगा दो, मिल्खा सिंह बन जाओ। ठीक है, नोबेल प्राइज विनर बन जाओ, अमृत्या सेन बन जाओ, क्योंकि मेरी कहानी तो लंबी चलती रहेगी बेटे। मैं फिर बुलाएंगे, जब मैडम बुलाएंगे मैं फिर आ जाऊँगा। मैं तो मना ही नहीं करता, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है। बंद करें जी, या और कहानी सुन? मेरी तो कहानी सुनाता हूँ मैं तो। मेरे को वही पहले मोड़ पे ही मैंने बताया था कि पता नहीं कहाँ चोट किसी को लग जाए, और वो जैसे वो मोटू को लगी थी, उसको मोटू मोटू कहते थे, उस वो मोटू से वो ले गया। अमृत्या सेन को बचपन में चोट लगी, यार ये लोग क्यों मर गए बंगाल में, और वो नोबेल प्राइज ले गया। तो ये ऐसा है, यही एज है बेटे आप लोगों के पास। तो मेरी सब लोगों को शुभकामनाएं हैं, और मेरा ये नंबर है, नोट करना चाहो कर सकते हो। मेरे से किसी तरह की हेल्प कोई ज़रूरत हो, किसी ने कोई एडमिशन लेने के लिए फ़ीस नहीं है वो भी मैं दे देता हूँ, मेरे से कई बच्चे लेते हैं। कोई बुक्स लेनी है उसके लिए भी, पर यह है कि जेन्युइन लेना, ये ना हो कि लेके इधर उधर मौज मस्ती कर लो। मैंने पहले ही कहा कि मौज मस्ती अब ज़्यादा मत करो, सेविंग करो, अपनी शिक्षा को बढ़ा लो। अभी टारगेट आपका यही है। अगर खेलों में हो तो बहुत अच्छा खेल कर दो कि लोग देखें। ठीक है, तो आप सबका धन्यवाद है मैडम जी जिन्होंने मेरे को यहाँ बुलाया, प्रिंसिपल मैडम का, और आप सब विद्यार्थियों का। आप मेरे भगवान हो, ठीक है ना। अगर आप नहीं बुलाते तो मैं आता हूँ। किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, अगर बोलते हुए मेरे से कोई गलती होगी हो तो उसके लिए क्षमा करना। और एक चीज़ ज़रूर याद रखना, मेरी छोटी सी, जो सुना है इसको रिकलेक्ट ज़रूर करना। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कहो कि वो गली में होता है ना, जो जाओ तो डर के हम निकलते हैं, भौंकने लग जाता है, भी बाद में ये वो आया था जी भौंक के चला गया हैं। ऐसा ना करना, थोड़ा शिक्षा, जहाँ ऐसा ना कोई दूसरा के वो आया था बीन बजा के चला गया। समझ गए ना, बात एक ही है। तो प्लीज़ ये मेरी सिंसियर आप लोगों को एडवाइस है, मेरी गुड विशेस हैं। मुझे जब भी कहोगे मैं आ जाऊँगा किसी भी विषय पे। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।